ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। थाना सदर इलाके में पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। 4 चोरों के साथ पकड़ में आई 8 एलईडी और लाखों का सोना। सावन के चारों सोमवार को लगने वाले मेलों के लिए मुस्तैद दिखा प्रशासन। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अलावा पुख्ता होगी सुरक्षा, लाठी डंडों पर पाबंदी। बल्केश्वर क्षेत्र में सपा शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन का हुआ जोरदार स्वागत। सपा नेताओं ने कहा, हर वर्ग के लिए काम कर रही है प्रदेश सरकार। और राष्ट्रीय शोक के दरमियान भी सरकारी नुमाइंदों ने लिया जलसों में भाग। 7 दिन का भी नहीं रख सके सब्र, लोकार्पण और विमोचन में किया सहभाग। और अब खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। थाना सदर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस के हाथ 4 बदमाश चढ़ गए, जिनके पास से 8 एलईडी व लाखों के जेवरात बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ करने में लगी है। जिले में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में सदर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 8 एलईडी सहित सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन लाखों में आंकी जा रही है। पुलिस अब इनके साथी की तलाश कर रही है जो चोरी की वारदात के समय ऑटो लेकर इनके साथ चलता था। ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, एक बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे सदर ताजगंज पुलिस स्टेशन एरिया में और एसपी सिटी का क्षेत्रीय सीओ सदर ने दोनों ने मिलके एक टीम अपनी बनाई और ये बहुत बड़ी चोरी का खुलासा किया है। इसमें अभी तक 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, एक अभी पकड़ना बाकी है और इनका क्राइम रिकॉर्ड भी है। इसमें मेन जो अभियुक्त है जो है रॉकी है, सनी है और राजू अमित, ये लोग पकड़े गए हैं। इनका मुख्य काम जो है सोना चांदी जो घरों से चोरी करना, लूट करना और जो आप ये दाहिने बाजू में देख रहे हैं एलसीडी टीवीज चुराना और होम थिएटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चुराना, ये सब था। हमने इनके पास से 10 एलसीडी टीवी, एक होम थिएटर और करीब 7 लाख का सोना चांदी का माल बरामद किया है। शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी द्वारा एक सर्विलांस टीम की गठित की गई थी, जिससे उस वक्त एक बड़ी सफलता मिल गई जब इसकी पकड़ में 4 चोर आ गए, जिनके पास से चोरी के कई मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने फिलहाल इन्हें पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। तो लगातार हमारे यहाँ जो अभियान चल रहा है चोरी के विरुद्ध, उसमें और एक गैंग हमने चोरों का पकड़ा है, जिनकी खास बात ये है जो मोबाइल चुराते हैं या लूटते हैं या छीनते हैं, इस तरह की घटना करते हैं। तो इसमें 4 लोग हमने अभी पकड़े हैं, जिसमें आमिर, प्रवीण, वीरेंद्र और शानू, ये 4 लोग इसमें इन्वॉल्व है। और इन्होंने जो मोबाइल चुराए हैं वो 7 मोबाइल आपके सामने रखे हैं, वो सारे आईफोन और ऐसे महंगे टाइप के मोबाइल हैं और इनके पास से एक चोरी की गाड़ी भी बरामद हुई है। और इसमें जो हमारी सर्विलांस टीम है और जो क्राइम ब्रांच की टीम है, उन्होंने अच्छा काम किया है और उनको हमारी तरफ से एक इनाम दिया जाएगा। सावन के सोमवार को लेकर जिला प्रशासन ने दिखाई सजगता, जिसने श्रद्धालुओं की परिक्रमा को ध्यान में रखते हुए खास तैयारियां की हैं। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने सावन के मेलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर जहां पानी, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था का खास इंतजाम किया जा रहा है, जबकि ट्रैफिक को भी डायवर्टेड करते हुए लाठी डंडों और डीजे को परिक्रमा के दौरान पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। सावन की शुरुआत के साथ ही शुरू हो जाता है परिक्रमा का सिलसिला, जो पूरे महीने ही चलता है। आगरा के भक्त सावन के महीने में शहर के चारों कोनों पर बने शिवालयों में मत्था टेकने के लिए परिक्रमा लगाकर जाते हैं। ऐसे में भक्तजनों की सुविधाओं के लिए प्रशासन ने पहले से ही कमर कस ली है। डीएम पंकज कुमार के मुताबिक मेले से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि इस बार मेलों के दौरान लाठी डंडों को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के साथ साथ तेज ध्वनि वाले यंत्रों पर भी रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। सावन का पहला सोमवार 3 तारीख को है और 3 तारीख को ऐसा कि आप जानते हैं कि आगरा में जो 4 सोमवार होते हैं सावन के, चारों में अलग अलग मेले लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो उसमें वैसे भी आप जानते हैं 2nd सोमवार रहता है, बट कल चूँकि सोमवार को पहला सोमवार पड़ेगा
पुलिस प्रशासन की ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल बैठक ले चुके हैं और हर प्रकार से उसकी तैयारी नगर निगम की होनी होती है, जल संस्थान, पुलिस प्रशासन, बिजली, सभी की तैयारी हम लोगों ने कर ली है। हर वर्ष सावन के महीने में राजेश्वर मंदिर स्थित लगने वाले मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे जिससे किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं, जिससे मद्देनजर सुरक्षा के इंतजामों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सावन माह में आगरा की चारों दिशाओं में स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिरों पर लगने वाले मेले और उसमें उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए आगरा पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजेश्वर मंदिर पर सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तैयारी कर ली गई है। अधिक भीड़ को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करने के साथ साथ 50 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों को सिविल ड्रेस में लगाया जा रहा है। इसी के साथ सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। नहीं, देखिए आगरा बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रावण सोमवार को देखते हुए 4 इम्पोर्टेंट मंदिर हमारे 4 कॉर्नर्स में हैं और इसके अलावा भी बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर हमारे यहाँ हैं। जैसे वहाँ में कल फर्स्ट सोमवार है और उसमें राजेश्वर मंदिर सदन में काफ़ी लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए और परिक्रमा करने के लिए, तो हमने वहाँ पे पूरी व्यवस्था की है। बाहर से फोर्स मंगाया है, महिला कांस्टेबल्स और महिला फोर्स स्पेशली लगाई है। नई व्यवस्था में जिनकी भूमिका बिल्कुल खत्म कर दी गई है। विभागीय अधिकारियों की माने तो लाभार्थियों का चयन आर्थिक और सामाजिक जनगणना के बाद तैयार की गई सूची के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कई मानकों को पूरा करने की बाध्यता होगी। सीडीओ दीपक मीणा बताते हैं कि ऐसा करने से वसूली जैसी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। यूं तो पंचायती चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और उसकी रूपरेखा भी जारी हो चुकी है, लेकिन प्रधानी के लिए ताल ठोकने वालों को शायद ये जानकर खुशी नहीं होगी कि प्रशासन ने अब इंदिरा और लोहिया आवासों के आवंटन में प्रधानों का रोल लगभग खत्म सा कर दिया है, जिसके बाद पूरी व्यवस्था ही बदलती लग रही है। सरकारी महकमे की माने तो इससे भोले भाले ग्रामीणों से प्रधान द्वारा की जाने वाली वसूली रुक जाएगी। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय योजनाओं के लिए बनने वाली लिस्ट अभी तक प्रधान की सहमति के बाद भी तैयार होती थी। सीडीओ दीपक मीणा के मुताबिक अब उनकी भूमिका खत्म कर दी गई है। नहीं, देखिए इस बार से जो शासन ने और जो भारतीय सरकार ने कर दिया है कि इंदिरा आवास और लोहिया आवास में मतलब जो भी है इंदिरा सामाजिक आर्थिक जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके बेसिस पे भारत सरकार से लिस्ट आएगी, जिसमें डबल एक्सक्लूजन का प्रोसेस है। पहले तो जो पक्के मकान है जिनके वो सब लोग पहले ही कट जाएंगे, प्लस एक और किया है क्राइटेरिया जिसमें 4-5 दे रखे हैं। जैसे क्राइटेरिया दे रखा है कि कितनी सिंचित भूमि है, 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, इस टाइप के 3-4 क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे बाकियों का भी एक्सक्लूजन हो जाएगा। बल्केश्वर की वाल्मीकि बस्ती के लोगों ने सपा शहर अध्यक्ष को सुनाई अपनी परेशानी, जहां भ्रमण के दौरान सपा अध्यक्ष रईसुद्दीन का कई जगह स्वागत किया गया। क्षेत्र में जिनके दौरे से स्थानीय निवासियों में खासी आस जगी है। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई नेतागण भी मौजूद रहे। हमें जहाँ दिख रहा है कि कहीं त्रुटि हुई है तो उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। आज वाल्मीकि समाज के बीच में इस कड़ी के अंदर मेयर साहब और हम दोनों यहाँ आए और हमारी पूरी टीम जो काम कर रही है इस क्षेत्र के अंदर, तो हमने गुणवत्ता का भी देखना है और इन सारे लोगों को इनकी जो भी विकास के कार्य हैं उन्हें हमें पूरा करा के देना है। इस बल्केश्वर में हम आए हैं, आगे आने वाला कल त्योहार का टाइम है तो हमें व्यवस्थाएं देखनी है। हम चाहते हैं कि यहाँ सारा कुछ व्यवस्था ठीक हो। समाजवादी पार्टी चली आपके द्वार, भाई रईसुद्दीन जी के नेतृत्व में सत्ता आपके द्वार चल चल कर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज बल्केश्वर में हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम किया, काफी तादाद में महिलाएं और पुरुष यहाँ पर एकत्रित हुए, अपनी जन समस्याओं से संबंधित अध्यक्ष जी को बताया उन्होंने। अध्यक्ष जी ने भी पूरा विश्वास दिलाया है कि जो भी संबंधित समस्याओं की इन्होंने प्रार्थना पत्र दिए हैं उनको 3 दिन के अंदर संबंधित अधिकारियों से बुलाकर निस्तारण कराया जाएगा। यहाँ के लोगों ने बड़ा अपने आप को अपेक्षित महसूस किया कि हमने यहाँ पर विधायक और सांसद बनाकर भेजे हैं, लेकिन इनकी सुध सुनने के लिए कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आता, केवल अपने घर बैठने का जीत कर काम करते हैं। यहाँ से दोबारा नया पुनः निर्णय यहाँ की जनता लेगी। आज वाल्मीकि समाज की ओर से शहर अध्यक्ष जी का स्वागत किया गया है और मेरा भी स्वागत किया गया है और बहुत खुशी है समाज में कि भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी में जाने के बाद शहर में काम हो रहे हैं, समाज में काम हो रहे हैं, हमारे मेयर को इज्जत दी जा रही है। और चूंकि समाजवादी पार्टी का एक एहसान शुरू से उनकी जो संपत्ति है वह समाज के प्रति रही है। आज आगरा वाल्मीकि समाज की ओर से यहाँ बल्केश्वर वाल्मीकि बस्ती में माननीय महापौर इंद्रजीदार, महानगर अध्यक्ष रईसुद्दीन जी का और तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनका स्वागत कार्यक्रम यहाँ वाल्मीकि समाज की ओर से रखा गया।
आज बल्केश्वर वाल्मीकि बस्ती में कुलदीप वाल्मीकि ने बहुत बढ़िया स्वागत समारोह रखा था समाजवादी पार्टी के नेताओं का, और जिसमें कुलदीप वाल्मीकि को महानगर अध्यक्ष ने जिम्मेदारी देने का वादा किया है और विधवा पेंशन भी देने का वादा करवाया। समाजवादी पेंशन योजना इन दिनों दलालों के कारण नगर निगम अधिकारियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में आने वाले आवेदक फॉर्म जमा न होने के कारण निगम में ही हंगामा कर अधिकारियों पर फॉर्म जमा कराने के लिए दबाव बनाते हैं, जबकि अधिकारियों का कहना है कि योजना का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। समाजवादी पेंशन योजना सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके चलते आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना है। लेकिन कुछ लोग मोटा मुनाफा कमाने के लिए भोली भाली जनता को गुमराह कर मोटी कीमत में फॉर्म बेच रहे हैं। कुछ लोग फॉर्म को 10 रुपए से लेकर 200 और 300 रुपए तक बेच रहे हैं, जिसके बाद नगर निगम में फॉर्म जमा करने वालों का तांता लग रहा है। इतना नहीं, अपना फॉर्म जमा कराने वाले आवेदक फॉर्म जमा करने का दबाव भी बनाते हैं। आप ही सुनिए और देखिए कि कैसे ये महिलाएं नगर निगम में उप नगर आयुक्त पर फॉर्म जमा करने का दबाव बना रही हैं। बहुत टाइम हो गया, इसको कई महीने हो गए खत्म हुए। अरे ना हुआ कई महीने इस बारे में जब नगर आयुक्त से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि योजना का लक्ष्य पूरा हो चुका है और कई बार अखबारों में भी योजना के बंद होने की सूचनाएं दी जा चुकी हैं। लेकिन महिलाएं निगम में आकर हंगामा कर रही हैं, जबकि योजना तो पहले ही बंद हो चुकी है और इस बात की संभावना भी बहुत कम है कि इनके फॉर्म पर इन्हें कुछ मिल सके। दरअसल ये योजना का जो लक्ष्य था वो गत वर्ष पूरा हो गया था, उसके बावजूद इस साल जो लक्ष्य आया था उसके लिए फॉर्म हमारे पास पहले से भरे रखे थे। अब जो फॉर्म भर के आ रहे हैं, अपात्र लोग फॉर्म भर रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं जो इस श्रेणी में नहीं आते वो भी फॉर्म भर रहे हैं। नगर निगम में सुबह से शाम तक समाजवादी पेंशन योजना के फॉर्म जमा कराने वालों की भीड़ देखी जा सकती है, जो लगातार अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। बहरहाल निगम ने हंगामे से बचने के लिए निगम में आने वाले लोगों के फॉर्म जमा करना शुरू कर दिया है, ताकि निगम में होने वाले हंगामे से बचा जा सके। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110।
बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत निर्माण को अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र से हर शहर और हर गांव में शौचालय बनवाने के लिए धनराशि मुहैया कराई जा रही है ताकि शहर और गांव को स्वच्छ बनाया जा सके। इतना ही नहीं, नगर निगम आगरा भी इस अभियान से जुड़ने के लिए एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजेगा ताकि प्रदेश से भी शौचालय के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। कारवान मोहल्ले में भी एक सार्वजनिक शौचालय बनाया गया था। उस क्षेत्र के पार्षद हैं श्री राजपाल जी। राज्यपाल जी के अनुरोध पर वहाँ पर शौचालय बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच की शिकायत थी और उसको दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर 2 शौचालयों का निर्माण हुआ है, महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। तो आज उसका लोकार्पण कार्यक्रम था ताकि खुले में शौच जाने की जो टेंडेंसी है उस पर रोक लगाई जा सके और लोगों को एक सुविधा मिल सके। तो स्थानीय लोगों को वो आज सौंपा गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि इसका रखरखाव वो स्वयं करें। स्थानीय समिति गठित की गई। बारिश के दिनों में ही यमुना अपने पूरे शबाब पर होती है, जिससे देख शहरवासी ही नहीं बल्कि जलकल के अधिकारी भी खासे खुश दिखाई देते हैं। यमुना में बढ़ता जल स्तर शहर के पेयजल संकट से निजात दिलाता है, तो वहीं पेयजल आपूर्ति में मिलने वाले केमिकल से भी भारी गिरावट आती है, जिससे अधिकारी भी स्वीकार करते हैं। 1 साल तक सूखी और गंदे नाले में नजर आने वाली यमुना केवल बारिश के दिनों में ही अपने पूरे शबाब पर होती है, तो वहीं यमुना को देखने वालों का तांता लगा रहता है। यमुना का घटता जलस्तर अगर जलकल अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीर खींच देता है, तो वहीं इस कमी के साथ साथ यमुना में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसे दूर करने के लिए जलकल अधिकारियों को अधिक मात्रा में केमिकल्स का प्रयोग करने को मजबूर होना पड़ता है, जो कहीं न कहीं शहरवासियों की सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन इन दिनों यमुना के बढ़ते जलस्तर ने जहां पेयजल संकट पर विराम लगा दिया है, तो वहीं पेयजल को साफ करने के लिए मिलाए जाने वाले केमिकल्स में भी बहुत कमी आई है। वर्तमान में पीछे से पानी जो छोड़ा गया है उससे यमुना अब इस समय बिल्कुल लबालब है। यमुना में समुचित पानी है और हमको भी जल संस्थान के लिए भी पानी की मात्रा इतनी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी भी पूरी है, तो हम शहर में भरपूर पानी दे रहे हैं। गौरतलब है कि यमुना में जब जब पानी की किल्लत होती है, शहर को पेयजल संकट से जूझने को मजबूर होना पड़ता है, जिसके बाद शहर के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं हो पाती। नाराज जनता का गुस्सा जलकल अधिकारियों को झेलना पड़ता है। बहरहाल अब यमुना का बढ़ता जल स्तर राहत की बात है, जिसे अधिकारी भी मानते हैं। ASI के संरक्षण कार्यों की पोल दिन ब दिन खुलती जा रही है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले विश्वदाय स्मारक ताजमहल के पत्थर गिरे थे और उसके थोड़े समय बाद ही ताजमहल के पास बनी संदली मस्जिद के 4 पत्थर टूटकर गिर गए थे, जिस ओर विभाग के आला अधिकारियों का ध्यान अभी तक नहीं गया है। विभाग की इस लापरवाही से विभाग का काम के प्रति रवैया साफ पता चलता है। एक बार फिर ASI के संरक्षण कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है कि ASI वाकई में अपने काम के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। हाल ही में ताजमहल के पूर्वी प्रवेश द्वार पर एक बड़ा पत्थर टूटकर गिर पड़ा था, जिसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ था, जिसके बाद एक बार फिर ताजमहल के पास बनी संदली मस्जिद, जो कि ASI द्वारा ही संरक्षित स्मारक है, वहां भी छज्जे के कई सारे पत्थर टूटकर गिर गए थे। लेकिन अधिकारियों की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ताजमहल एक विश्वदाय स्मारक है, शायद इसीलिए उस स्मारक में हुई क्षति को विभाग ने तो जल्द से जल्द पूरा करवा दिया था, लेकिन संदली मस्जिद इतनी प्रख्यात नहीं है। शायद यही वजह है कि इस मस्जिद के पत्थर टूटने के बाद केवल अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया, संरक्षण नहीं। संदली मस्जिद शाहजहां की एक बेगम कंधारी बेगम का मकबरा है, जो कि ताजमहल के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास बना हुआ है, जो आज प्रचार प्रसार के अभाव से जूझ रहा है। ताज का दीदार करने हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं, तो वहीं इस मकबरे का दीदार करने के लिए शायद किसी भी सैलानी के पास समय नहीं, या उन्हें इस मकबरे के बारे में जानकारी नहीं है। इस मकबरे के पत्थर को कई दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत के लिए विभाग से कोई नहीं आया है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक ASI विभाग द्वारा इस खूबसूरत मकबरे की मरम्मत का काम किया जाता है, जो कि आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। देखा जाए तो कंधारी बेगम भी मुमताज बेगम की तरह ही मुगल बादशाह शाहजहां की ही बेगमों में से एक थी, जिनका मकबरा भी ताजमहल के पास ही बना है। लेकिन आज विभाग द्वारा प्रचार प्रसार के अभाव में यह खूबसूरत इमारत अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। ताज नगरी में पड़ रही भीषण गर्मी की तपिश और उमस ने जहां ताज दीदार को आने वाले सैलानियों का बुरा हाल कर रखा था, तो वहीं रविवार को ही झमाझम बारिश ने ताज दीदार को आए सैलानियों के चेहरे खिला दिए, जिसके बाद सैलानियों ने इस गर्मी भरे मौसम में राहत की सांस ली। आगरा शहर में जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और उमस ने शहरवासियों का बुरा हाल कर रखा था,
तो वहीं दूर देश से आने वाले सैलानी जो कि हजारों की तादाद में ताज का दीदार करने आगरा आते हैं, उनका भी बुरा हाल था। रविवार को हुई झमाझम बारिश ने एक बार फिर ताज दीदार को आने वाले सैलानियों के चेहरे पर खुशी बिखेर दी। जहां सैलानी गर्मी और उमस से परेशान थे, तो वहीं बारिश की बौछारों ने ताज दीदार को आए सैलानियों के ताज दर्शन के अनुभव को ही बदल दिया। इस खुशहाल मौसम में बारिश की बूंदों के बीच जो बच्चे गर्मी से परेशान थे, वो बारिश में खेलते नजर आए। अभी थोड़ी देर पहले ताज में घूम रहे थे तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, बिल्कुल गर्मी में, मतलब फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे तो ढंग से फ़ोटोज़ भी नहीं क्लिक कर पाए थे। और अभी बारिश का मौसम है तो अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है। आदर्श घर की कल्पना के लिए बजरंग दल ने चलाया विशेष अभियान, जिसके तहत उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखने वाले तुलसी के पौधे का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने घरों के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर गृहिणियों को भारतीय परंपराओं के बारे में जागरूक भी बनाया। बजरंगियों ने बताया कि स्वर्ण जयंती मनाते हुए वो पूरे देश में एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। हिंदुओं की आन बान शान की लड़ाई लड़ रहे बजरंग दल में इस समय स्वर्ण जयंती वर्ष का उल्लास है, जिसके कार्यकर्ता इस समय पूरे शहर में हिंदुत्व की अलख जगाने का काम कर रहे हैं। इस बार उन्होंने अमर उजाला प्रेस के पीछे महर्षिपुरम इलाके में जनसंपर्क कर लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक बनाया। उन्होंने घर घर में तुलसी के पौधे वितरित किया और उसके महत्व भी बताते हुए उसकी प्राचीन अहमियत पर जोर दिया, जबकि उन्होंने घरों के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर शुभ संकेत के रूप में प्रचलित उसकी मान्यता से लोगों को वाकिफ कराया। देखिए, विश्व हिंदू परिषद का स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद को आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, 1 साल होने को आ गई है। उसी के अंदर हम लोगों ने अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए, पिछले 1 वर्ष से आंदोलन चल रहे हैं। उसी आंदोलन के अंतर्गत इस महीने में हम लोगों ने एक आदर्श घर की कल्पना हेतु एक आंदोलन चलाया है। उस आदर्श घर के अंदर क्या होगा कि महिलाओं को हम लोग इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि पहली रोटी गाय की निकालनी चाहिए। दरअसल इस समय पूरे प्रदेश में ही बजरंगियों द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसके जरिए वो राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करते हुए हिंदुत्व को एकजुट करने के में प्रयासरत हैं। इस कार्यक्रम में धर्मेंद्र असौलिया सहित कई अन्य लोगों की भी भागीदारी रही है, जिन्होंने जनता के बीच जाकर अपनी पुरानी धार्मिक मान्यताओं को फिर से जीवंत करते हुए अमल में लाने की अपील की। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बेशक देश के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, हम उनके लिए 7 दिन का समर्पण भी नहीं दिखा सके। आगरा में एक नहीं अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए जिन्होंने डॉक्टर कलाम के लिए घोषित 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का खुलकर मजाक उड़ाया, मगर शासन और प्रशासन के जिम्मेदार लोगों ने अपनी आंखें मूंद कर मौन धारण कर लिया। देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक मरहूम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए घोषित राष्ट्रीय शोक महज दिखावा बनकर रह गया, ताजनगरी में जिसका खुलेआम मजाक बनाया गया। 7 दिन के इस राष्ट्रीय शोक के दौरान शहर में तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए जिन्होंने रामेश्वरम के उस सपूत की महानता के चलते उसकी आत्मा को बेशक चोटिल ना किया हो, लेकिन हमारे नैतिक मूल्यों पर वो किसी करारे तमाचे से कम नहीं है। वैसे तो मान्यता ये है कि राष्ट्रीय शोक के दरमियान किसी भी प्रकार के हर्ष और उल्लास के विषयों, मौकों और आयोजनों से परहेज किया जाता है। खासकर सरकारी तंत्र पर तो ये बात किसी नियम या कानून के माफिक लागू होती है, लेकिन बावजूद इसके ताजनगरी में इसकी घोर अवमानना हुई, जिसमें ऐसे लोगों की भी शिरकत रही। इन कार्यक्रमों में जिनकी मौजूदगी को गलती नहीं बल्कि अपराध की श्रेणी में गिना जाना चाहिए। चूंकि देश के संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च मानी गई है, इसलिए उसी से शुरुआत करते हैं, जहां विधिवेत्ताओं ने भी राष्ट्रीय शोक का घोर उल्लंघन किया। दिनांक 31 जुलाई को दीवानी में हेरिटेज भवन का लोकार्पण किया गया था। यहाँ गौरतलब बात यह भी है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज शशिकांत गुप्ता थे, जिन्होंने जनपद भर के न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक इमारत का उद्घाटन कर न्यायपालिका को समर्पित किया। अब जरा व्यवस्थापिका की ओर भी रुख करते हैं, जिसमें राजनेताओं की अहम भूमिका रहती है। लेकिन देश भर में व्याप्त दुख की इस घड़ी में 7 दिन से पहले ही उनकी आंखों का पानी सूख गया। वाकया दिनांक 1 अगस्त को आगरा कॉलेज में संपन्न हुए उस जोशीले कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसमें कलाम जैसे राष्ट्रीय नायक के मृत्यु शोक की तुलना में बेहद कमतर व्यक्ति के जन्मदिन का उल्लास भारी साबित हुआ। इस भव्य आयोजन में द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ आगरा के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया और ये गौरवशाली कार्य दो राज्यों के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी द्वारा किया गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है, इतनी बड़ी हस्ती ने भी इस अहम दौर को दरकिनार कर दिया।
ये सिलसिला यहीं पर थम जाता तो भी शायद गनीमत होती, लेकिन न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की इस नाफरमानी से कार्यपालिका भी प्रभावित हुए कैसे रह सकती थी, जो प्रशासकीय तरीके से हर व्यवस्था का अनुपालन कराने का जिम्मा उठाती है। बात जिले के प्रशासन से जुड़ी हुई है, जिसमें मौका था जिलाधिकारी के विशेष कार्याधिकारी के रिटायरमेंट के बाद उनकी काव्य रचना के विमोचन का। डीएम पंकज कुमार ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जिसका फीता खोलकर विमोचन किया। हालांकि इस कार्यक्रम में शहर की कई अन्य बड़ी हस्तियां भी शामिल रहीं, लेकिन किसी भी सरकारी और गैर सरकारी शख्स ने राष्ट्रीय शोक की इस घड़ी में अपनी भावनाओं को काबू करने की जरूरत नहीं समझी और घंटों शुभकामना व बधाइयों का दौर चला। लेकिन यहाँ काबिले गौर बात यह है कि क्या राष्ट्रीय शोक जैसी घटनाएं महज औपचारिकताएं ही हैं या फिर उनकी नाफरमानी पर किसी कार्रवाई का भी प्रावधान है। जिम्मेदार लोगों को इस दिशा में भी जरूर सोचना चाहिए, वरना एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत की अपूर्णीय क्षति के दौरान भी खुशियों के दौर आगे भी यूं ही चलते रहेंगे, जिसमें शामिल लोग अपनी मृत हो गई संवेदनाओं को महज 7 दिन भी नहीं रोक पाते हैं। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक लिए आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।